मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं कृषि की नई जानकारी और वैज्ञानिक क्या कारण है वो बताता हूँ ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और वो सही तरीके खेती में अपनाएं। इसके साथ ही इसी चैनल पे मैंने कई प्लेलिस्ट में स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर अपलोड किए हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। लेकिन जो किसान भाइयों के लिए मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है वो है कृषि किसान। इसमें हिंदी में मैं चर्चा करता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई मेरी बात को समझ सकें और उसको खेती में अपना के अच्छा लाभ ले सकें। आज मैं जो चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि जो हम जिंक प्रयोग करते हैं उसका हमें ज़्यादा लाभ कहाँ मिलता है, जमीन में प्रयोग करने पे या पौधों पे छिड़कने पे। देखिए, जो जिंक है एक ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, मतलब कि पौधों को इसकी कम जरूरत होती है। जरूरत होती है लेकिन जरूरत इसकी कम है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की अपेक्षा। चूंकि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो इसको हम मुख्य तत्व भी मान लेते हैं और इसके लिए हम बहुत अधिक मात्रा में उर्वरक भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जो जिंक है इसकी मात्रा कम होती है, पौधों को चाहिए, और अगर ये भूमि में ना हो या कम मात्रा में हो तो निश्चित रूप से पौधों की बढ़वार कम होती है और उपज कम हो जाती है। और हम ये जान नहीं पाते हैं कि हमारी उपज कम क्यों हो रही है, दाने कम क्यों बन रहे हैं या बालियां कम क्यों आ रही हैं या हमारे पौधों की बढ़वार क्यों नहीं हो रही है। जिंक की कमी से सबसे पहले पौधों पर यह असर आता है कि पौधों की बढ़वार रुक जाती है और कल्ले नहीं निकलते, बालियां छोटी रह जाती हैं, पौधे बहुत छोटे रह जाते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि पौधे छोटे हैं तो हम ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं या दूसरे हम उर्वरक डाल देते हैं, लेकिन कमी तो जिंक की और डाल हम यूरिया रहे हैं या कोई दूसरा उर्वरक डाल रहे हैं तो उसका प्रभाव नहीं आता है। इससे हमारी खेती की लागत तो बढ़ती जाती है लेकिन लाभ कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको अपनी मिट्टी की जांच करानी है कि वास्तव में मिट्टी में जिंक है कितना। वैसे तो हर पोषक तत्व की करानी चाहिए हमको, ताकि हमें पता चल सके कि हर पोषक तत्व कितना है और उसी के अनुसार हम उर्वरक डालें। तो जो जिंक की बात है, चूंकि देखिए हमारे देश में अधिकतर मृदाओं में जिंक की कमी है, तो जिंक बहुत ज़्यादा कम हो गया है, खासतौर से ऐसे क्षेत्रों में जहां हम लगातार दो फसलें ले रहे हैं या गेहूं धान ले रहे हैं या गन्ना ले रहे हैं, लगातार फसलें ले रहे हैं, तो ऐसी भूमि में तो खासतौर से जिंक की कमी आ रही है और लगभग देश के हर क्षेत्र में अब जिंक की कमी देखी गई है। तो आप सबसे पहले मिट्टी की जांच कराएं कि कितनी कमी है, उसके अनुसार ही हमें उसका उर्वरक प्रयोग करना चाहिए। तो सामान्यतः जो हम जिंक के लिए प्रयोग करते हैं वो जिंक सल्फेट प्रयोग करते हैं। दो आती हैं, 33% वाली और एक 21% वाली। और 33% वाली को हम करीब 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालते हैं, और जो 21% वाली है, चूंकि इसमें जिंक कम है तो इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, करीब 10 किलोग्राम प्रति एकड़ इसकी मात्रा हम रखते हैं भूमि में डालते समय। और हम इसका जिंक सल्फेट जो आता है इसका हम 2% का छिड़काव भी करते हैं। अब बात यह है कि हमें लाभ ज्यादा कहाँ मिलेगा, जमीन में हम मिट्टी में डाल दें या हम पौधों पर छिड़काव करें। तो देखिए, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको यहाँ बता दूं कि जो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा वो हमें मिलेगा जमीन में डालने से। जमीन में डालने के हमारे बहुत लाभ होते हैं जिंक को खासतौर से। उसका कारण अब आप पूरा ये लेक्चर सुनेंगे, पूरी मेरी बात सुनेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। देखिए, जब हम जिंक को जमीन में डालते हैं तो इसकी मात्रा हमारी ज्यादा लगती है। अभी जैसे मैंने बताया 33% वाला है तो हमारा करीब 6 किलोग्राम प्रति एकड़ लगेगा और 21% वाला हमारा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लगेगा। जब हम जमीन में डालते हैं, बुआई के समय, खेत की तैयारी के समय हमको डालना है, तो देखिए पहला लाभ तो क्या होता है, जब जमीन में जाता है तो ये उसी, जब हम कोई भी फसल बो रहे हैं, चाहे हमारी धान है, चाहे हमारी मक्का है या गन्ना है, तो ये जब जिंक जमीन में जाता है तो पहले ये थोड़ा अघुलनशील हो जाता है, तुरंत पानी में घुलता नहीं है, तो धीरे धीरे घुलता है जमीन में। तो ये क्या होगा, और फिक्स भी हो जाता है मिट्टी के कणों के बीच में जाके, रुक जाता है, बंध जाता है मिट्टी के कणों के बीच में हम कह सकते हैं। तो धीरे धीरे खुलता है ये। तो जब पौधे को हमने बीज को बोया है, पौधा बड़ा हो रहा है, तब उसकी आवश्यकता होगी, इसमें 4 पत्ती आएंगी, 6 पत्ती आएंगी, कल्ले निकलेंगे, लंबाई बढ़ रही, तब उसे जिंक की आवश्यकता होगी। तो हमने चूंकि बुआई के समय जिंक डाल दिया है तो वो धीरे धीरे मिट्टी के कणों से निकलता रहेगा, पौधे को मिलता रहेगा। पौधे की जितनी आवश्यकता होगी, पौधे की जड़ें उसका उतना अवशोषण करती रहेंगी और पौधे को देती रहेंगी और कभी उसको जीवन काल में जिंक की कमी महसूस नहीं होगी। तो हम कोई धान की फसल की बुआई के समय डाल दें, मक्का में डाल दें, तो मक्का की फसल में फिर जिंक की कमी नहीं आएगी और उसकी पूरी बढ़वार होगी, पत्ती अच्छी निकलेंगी। अगर कल्ले वाली फसल है तो कल्ले भी अच्छे निकलेंगे, धान में कल्ले अच्छे निकलेंगे, मक्का की लंबाई बढ़ेगी और उसमें भुट्टो में दाने भी अच्छे बनेंगे। तो जब हम शुरू में ही डाल दे रहे हैं जिंक खाद, तो पौधों को उसकी कमी महसूस नहीं होने वाली। एक तो फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा ये होता है
कि ये जो जिंक है जो हम डालते हैं पूरा उपयोग फसल नहीं कर पाती है, उसका 10-15% ही प्रयोग कर पाती है, बाकी जिंक जो है जमीन में रहता है। तो जो अगली फसल हम बोएंगे, माने हमने धान में डाला तो गेहूं हम बोएंगे, मान लीजिए गेहूं बोते हैं तो गेहूं की फसल को मिल जाएगा, तो अगली 3-4 फसलों तक ही मिलता है। गन्ने में हमने डाल दिया तो पैडी की फसल में भी उसका लाभ मिल जाता है। तो आप एक बार जब जिंक डाल देते हैं खेत में तो उस फसल को तो मिलता मिलता अगली 3-4 फसलों तक मिलता है। तो मतलब आपको फिर 2-3 साल तक फिर जिंक डालने की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब 2 साल तक तो फिर आपको नहीं डालना है। तो एक बार आपने डाला, आपने 3-4 फसलों तक उसका लाभ ले लिया। तो देखिए ये एक प्रभाव हुआ कि आपको अब निश्चित हो जाएंगे कि मैंने एक फसल में डाला है तो अब हमारा 3-4 फसलों में जिंक की कमी नहीं आएगी। तो ये एक हमको ये एक लाभ मिलता है। अन्य जो लाभ यह है कि जब हम जिंक जमीन में डालते हैं तो उस जिंक को भूमि में जो सूक्ष्म जीव हैं, जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, फंगस है, जो हमारे लाभदायक जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव, वो भी इस जिंक को लेते हैं अपनी क्रियाओं के लिए। अब देखिए जो भूमि की उर्वरता है, जो भूमि की ताकत है, वो सूक्ष्म जीव ही बढ़ाते हैं। ये सूक्ष्म जीव कई प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं, खासतौर से नाइट्रोजन के लिए या गंधक के लिए, या जो हमारे कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने का जो काम करते हैं, ह्यूमस बनाने का जो काम करते हैं, भूमि के अंदर जो भुरभुरापन लाने का काम करते हैं, ये सब कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव करते हैं। तो ये जिंक जब उन सूक्ष्म जीवों को मिलेगा तो उनकी एक्टिविटी भी बढ़ेगी, उनकी संख्या भी बढ़ेगी, तो हमारी भूमि की उर्वरता भी बढ़ेगी। तो देखिए हमको वो फसल में भी लाभ मिला, अगली 3-4 फसलों तक भी लाभ मिला, और भूमि में सूक्ष्म जीवों की को भी लाभ मिला। तो जब सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे तो हमारी भूमि की उर्वरता बढ़ेगी। तो ये हमारा लाभ हुआ। तो अब हमको क्या करना है? जिंक को हमको बुआई के समय ही डालना है ताकि फसल में कोई उसकी कमी की समस्या ना आए। अब मान लीजिए आप भूल गए हैं या पे नहीं डाला है, या आप सोचें कि मैं बुआई के समय डालूं या छिड़काव के समय डालूं, तो हमें तो पहले बुआई के समय ही डालना है। अब मान लीजिए कि कमी आने लगी, मक्का में कमी आ गई, धान में जैसे खैरा रोग की कमी, बहुत बड़ी समस्या है धान में खैरा रोग की, जिंक की। तो अब ये समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि हमने शुरू में से डाला नहीं, ना तो हमने नर्सरी में डाला, ना हमने जब रोपाई कर रहे थे तब भी नहीं डाला। अब देखिए जब जिंक की कमी के लक्षण नजर आएंगे, तो कमी के लक्षण तभी नजर आए हमको जब पौधे में वो कमी आ गई। जब पौधे में वो कमी आने लगी, उसके कल्ले रुक गए, उसकी पत्तियां रुक गई, उसमें भूरे भूरे धब्बे पड़ने लगे, तब हमें पता चला कि जिंक की कमी हुई। तब तक तो पौधे के अंदर नुकसान हो गया। अब इस नुकसान को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? जिंक का छिड़काव करते हैं। तो जब छिड़काव करते हैं तो पौधे की कुछ लंबाई बढ़ जाती है और कुछ उसमें रिकवरी हो जाती है, लेकिन पौधे को वो लाभ पूरा नहीं मिल पाता जो उसमें कमी के कारण आ गया था। अब जो उसमें कमी आई वो पूरी तरह से सही नहीं हो पाती है और कुछ ना कुछ उपज में कभी रह जाती है। अगर हमने बुआई के समय डाला होता तो ये कमी नहीं आती, ना हमें ये लक्षण नजर आते। अब हम डाल कब रहे हैं? अब जो छिड़काव कर रहे हैं, जो हम उसके लक्षण देख रहे हैं। तो लक्षण कोई भी हो, व्यक्ति को जब बुखार होता है तब उसका लक्षण आता है, शरीर का तापमान बढ़ता है, तो तब तक तो उसके व्यक्ति के शरीर में कमी आ जाती है, तभी तो लक्षण दिखाता है। रोग आ गया है तभी तो लक्षण आए हैं। तो पौधे में लक्षण तब आ रहे हैं जब उसकी कमी आ गई है। अब इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि अब जब कमी आ गई तब हम उसकी पूर्ति करने जा रहे हैं। तो अब इतनी पूरी पूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन इतनी नहीं की जा सकती। थोड़ा बहुत उसको लाभ मिलेगा लेकिन पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं पानी छिड़काव नहीं करना, जिंक का करना है, अगर लक्षण आ गए तो करना ही है हमें फिर तो। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास दोनों चॉइस है कि हम छिड़काव करें या जमीन में डालें, तो आप जमीन में डालें, लाभ हमें उससे मिलेगा। दूसरा, हम जो छिड़काव करते हैं वो उसी फसल को मिलता है, अगली फसल को नहीं मिलता। मान लीजिए हम धान गेहूं ले रहे हैं और धान में हमने बुआई के समय नहीं डाला और धान में खैरा रोग के लक्षण आने लगे, अब हम जिंक डाल रहे हैं। तो जिंक को जो हमने डाला है वो छिड़काव से डाला है, खेत में नहीं डाला है। तो छिड़काव से डाल रहे हैं तो वो छिड़काव किसमें गया? धान के पौधों में गया। तो वो लाभ केवल धान के पौधों को मिलेगा, अगली फसल हम जो बो रहे हैं गेहूं की उसमें नहीं मिलेगा। तो जो पर्णीय छिड़काव का जो लाभ अगली फसल तक नहीं मिलता है, तो ये हमारा कहें कि हमको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। तो पर्णीय छिड़काव करना चाहिए अगर उसमें लक्षण नजर आ रहे हैं, लेकिन हम ऐसी स्थिति क्यों पैदा होने दें कि पौधे के अंदर कमी आ जाए, वो लक्षण दिखाई दे। तो अगर हम शुरू में ही बुआई के समय हम डाल देंगे तो उसके अंदर ना तो कमी आएगी, ना वो लक्षण आएंगे, और हमको 3-4 फसलों तक भी लाभ मिलेगा। मृदा के सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ेगी, हमारा ह्यूमस खेत में अच्छा बनेगा, हमारे खेत की मिट्टी का भुरभुरापन अच्छा रहेगा, और सूक्ष्म जीवों से तो मृदा की उर्वरता बहुत ज्यादा बढ़ती है कई प्रकार से, तो वो हमको लाभ मिलेगा। तो पर्णीय छिड़काव का जो हम ये मानते हैं कि भाई हम जब फूल आने पर पर्णीय छिड़काव करें, तो हम कमी के लक्षण आने का इंतजार ना करें। कमी के लक्षण तो तब आ रहे हैं जब पौधे जो है उसके अंदर कमी आ गई है, वो अपने लक्षण दिखा रहा है, तब हम छिड़काव कर रहे हैं, तो उतना फायदा हमको
नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति ना आने दें कि पौधे के अंदर कमी आए, फिर वो लक्षण दिखाए और फिर उस लक्षण को देख करके कि पत्ती भूरी हो रही है, कि कल्ले नहीं निकल रहे, कि पौधे छोटे रह गए, अब हम छिड़काव करने जा रहे हैं और छिड़काव का असर भी जो है कुछ टाइम बाद आएगा, तब तक पौधा उतना रिकवर नहीं कर पाएगा, पौधे की वृद्धि उतनी नहीं हो पाएगी जितनी अगर हम शुरू में उसको दे देते बुआई के समय। तो हमको अगर पूरा लाभ लेना है, अच्छा लाभ लेना है, तो हमको ये जिंक जो है बुआई के समय ही खेत तैयार करते समय देना चाहिए, बुआई के समय देना चाहिए। लेकिन जब हम बुआई के समय ये जिंक को देते हैं, जिंक की कोई भी खाद दें, उसको फास्फोरस के साथ बिल्कुल ना मिलाएं, दोनों को मिक्स ना करें। जैसे डीएपी जिंक सल्फेट को ना मिलाएं, एनपीके खाद है उसको ना मिलाएं जिंक सल्फेट के साथ, इस तरह से एसएसपी खाद है उसको ना मिलाएं जिंक सल्फेट, दोनों को अलग अलग प्रयोग करना है। अगर आपने जिंक वाली खाद को फास्फोरस के साथ मिला दिया तो जिंक और फास्फोरस एक ऐसा यौगिक बना लेते हैं जो पानी में घुलता नहीं और पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। और किसी भी तत्व का पानी में घुलना बहुत जरूरी है, अगर पानी में नहीं घुलेगा तो वो पौधे को नहीं मिलेगा। तो जिंक और फास्फोरस मिलकर के अघुलनशील हो जाते हैं, इस कारण से आपको इन दोनों खादों को नहीं मिलानी है। तो आप कोशिश यही करें कि आप जिंक को, जो जिंक सल्फेट के माध्यम से हम दे रहे हैं, वो आप बुआई के समय ही खेत में दें ताकि हमको उसको ज्यादा ज्यादा लाभ मिल सके। और अगर लक्षण आ गए हैं, आपने नहीं दिया है और कमी के लक्षण पौधों में आ रहे हैं, जो भी है जिंक के लक्षण अलग अलग फसल में अलग अलग रहते हैं, खासतौर से तो धान में खैरा रोग की कमी होती है, तब आप जो है इसका छिड़काव करें। और कम से कम फिर हमें 2 या 3 छिड़काव हमें करने पड़ते हैं, सामान्यतः 2 छिड़काव तो करने ही पड़ते हैं 10 से 15 दिन के अंतर पर, तो तब उस फसल को हम कुछ हद तक सही कर सकते हैं। तो आपको अगर अधिकतम लाभ लेना है तो जिंक को आप शुरू में ही बुआई के समय प्रयोग करें खेत में। धन्यवाद।